दोस्तों आज की वीडियो में एक ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट लेकर के आया हूँ और आपको बहुत मज़ा आएगा। यकीन मानिए वीडियो को अगर आप एंड तक देखते हैं तो अगर इसकी वैल्यू आपको ना मिले तो आप डिसलाइक कर सकते हैं, आप एक कमेंट कर सकते हैं जिसमें आप मुझे बोल सकते हैं जी आपकी वीडियो में मज़ा नहीं आया। ये चैनल को अनसब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मैं आपसे दावा करता हूँ कि अगर इस वीडियो को आप कंप्लीट देखते हो और आपकी साइकोलॉजी अगर नहीं है ठीक, तो इस वीडियो को देखने के बाद काफ़ी हद तक इंप्रूव हो जाएगी। आज की वीडियो में दोस्तों बात करने वाले हैं ट्रेडिंग इन द जोन। ट्रेडिंग इन द जोन के बारे में जब मैंने पहली बार पढ़ा था कि ये क्या है, तो मेरे दिमाग में पहला जो क्लिक आया था वो ये आया था कि भाई इसके अंदर कोई टेक्निकल एनालिसिस वगैरह सिखाएंगे, कोई बताएंगे भी कैसे खरीदना है कैसे बेचना है। यानी एक जोन होगा, एक साइडवेज मार्केट होगी और उसके अंदर हम देखेंगे कि भाई कैसे पैसा बनेगा। लेकिन मुझे बाद में पता लगा कि ट्रेडिंग इन द जोन जो बुक है उस बुक के अंदर एक भी स्ट्रेटेजी नहीं बताई गई। आपको नहीं बताया गया कि टेक्निकल एनालिसिस क्या होती है, फंडामेंटल एनालिसिस क्या होती है, क्या पैटर्न्स होते हैं, क्या इंडिकेटर्स होते हैं, कहाँ खरीदना चाहिए कहाँ बेचना चाहिए। एक स्ट्रैटेजी यानी एक भी टेक्निकल एनालिसिस कुछ भी इस बुक के अंदर नहीं सिखाया गया। लेकिन फिर भी इस बुक के अंदर इतना दम है कि अगर आप किसी एक स्ट्रैटेजी से पैसा नहीं बना पा रहे तो इस बुक को पढ़ने के बाद आप अपनी खुद की स्ट्रैटेजी से पैसा बनाना सीख सकते हैं। इतनी दोस्तों जबरदस्त पावर है इसके अंदर, यानी ये आपकी साइकोलॉजी आपके माइंडसेट को अच्छा कर देती है। इतनी जबरदस्त दोस्तों पावर है। तो मेरी तो रिकमेंडेशन यही है कि इस बुक को आप ऑनलाइन खरीद कर या कैसे भी आप इस बुक को पढ़े, अपनी साइकोलॉजी को ठीक करें। बाकी दोस्तों जीवन के अंदर देखिए दो चीजें होती है, या तो इंसान अपनी गलतियों से सीखता है या दूसरों की गलतियों से जल्दी सीख जाता है। तो मेरी जो जर्नी रही है वो मिक्स रही है। मैंने अपनी गलतियां भी बहुत करी है और दूसरों की गलतियों से भी सीखा है। तो इस वीडियो को 8 स्टेप्स के अंदर मैंने बांटा है और इन 8 स्टेप्स के अंदर बुक्स के अंदर कुछ पॉइंट्स जो सिखाए गए हैं इंपॉर्टेंट, उसके बारे में बात करेंगे। साथ में मैंने अपनी गलतियों से क्या सीखा उसके बारे में बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है अनमोल मित्तल। तो दोस्तों शेयर बाजार के अंदर मैं थोड़ा सा अपनी जर्नी के बारे में बताता हूँ। मेरी जो जर्नी स्टार्ट हुई थी ना शेयर बाजार में, मैं शुरू से ना बिजनेसमैन रहा हूँ। तो मैं ऐसा व्यक्ति हूँ जो फाइनेंशियल कंडीशंस बहुत ख़राब थी घर की। हम 17 साल की एज में मतलब जॉब करने लग गए थे। तो साथ में 17 साल की एज में जॉब तो करी, साथ में हमें पैसे कमाने की बड़ी चुल हुआ करती थी भी कैसे भी कमाना है। तो 19 साल की एज में हम उसी कंपनी के अंदर मैनेजर थे। 20 साल की एज में मैंने उसी तरीके की कंपनी मैंने ओपन कर ली थी। 23 साल की एज में मैंने 2 कंपनियां बंद करके, यानी काम नहीं चला, धंधा नहीं चला, तो तीसरी कंपनी में बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाया। और 24-25 साल की एज में कुछ ऐसा हुआ कि मुझे सब कुछ अपना बिजनेस वगैरह बंद करना पड़ा, क्योंकि उसका रीजन था एक्सीडेंट। एक मेरा एक्सीडेंट हो गया था। ये जो मेरा हाथ आप देख रहे हैं इसके अंदर ये बोन फ्रैक्चर हो गई थी टेढ़ी होकर के। तो डॉक्टर ने कहा था कई बार ये बोन बाहर भी आ जाती है, तो वो बाहर नहीं आई थी, वो रह तो अंदर ही गई थी, लेकिन ये बहुत बैडली इंजर्ड हुई थी। तो इस वजह से मैं 6-7 महीने बेड रेस्ट पे था। और मेरी दोस्तों आदत थी कि मैं खाली नहीं बैठ सकता, मतलब मुझे करने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए। और बिजनेस माइंडसेट रहता है तो कुछ ना कुछ दिमाग में घूमता है। और मेरा बिजनेस कुछ इस तरीके का था कि मेरा इन्वॉल्व होना बड़ा ज़रूरी था, कि अगर मैं इन्वॉल्व नहीं हूँ तो मैं कुछ नहीं कर सकता। मतलब बिजनेस कोलैप्स हो गया, जीरो हो गया। तो वहाँ से दोस्तों शेयर बाजार की शुरुआत हुई, क्योंकि डेली मुझे न्यूज़ चैनल देखना होता था और उसके अंदर एक चीज़ हमेशा आती थी कि आज शेयर बाजार में इतने लाख करोड़ रुपए शेयर बाजार में इन्वेस्टर के बने या नीचे गए। तो वो बड़ा ट्रिगर करा भी ऐसा कौन सा बिजनेस मार्केट के अंदर अवेलेबल है जो लाखों करोड़ रुपए लोगों के डेली बन रहे हैं और डेली लूज हो रहे हैं। तो वहाँ से दोस्तों ट्रिगर हुआ, वहाँ से दोस्तों मेरी शेयर बाजार की जर्नी स्टार्ट हुई। और तब से लेकर अब तक मैं शेयर बाजार में फुल टाइम हूँ, क्योंकि बिजनेस ऑलरेडी कोलैप्स हो गया था और तब से हम यही कर रहे हैं। तो अब यहाँ दोस्तों हम बात कर रहे हैं सफलता का मार्ग। तो हम दोस्तों जिस पॉइंट की बात कर रहे हैं कि आपको कहाँ पहुँचना है, तो ऑब्वियसली आपको सफलता तक पहुँचना है। ये वाला जो पॉइंट है यहाँ तक पहुँचना है। ये कौन सा पॉइंट है? ये वो पॉइंट है जब आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाते हैं, ठीक है ना, यानी आप मार्केट से पैसा कमाना एटलीस्ट शुरू करते हैं। मैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर किसको मानता हूँ? आप सबसे पहले ये सोचिए कि प्रॉफिटेबल ट्रेडर कौन है? जो पैसे कमा रहा है? नहीं, जो पैसे कमा रहा है वो प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं है। प्रॉफिटेबल ट्रेडर दोस्तों वो होता है, आपको एफडी कितना रिटर्न देती है। एफडी मान लेते हैं 6-8% दे रही है, ठीक है। बुजुर्गों को 7-8% मिल जाते हैं, बाकी 6-7% नॉर्मली मिल जाते हैं। तो आज का रेट ये है, ठीक है। तो एफडी जो आपको रिटर्न दे रही है साल का, प्लस निफ्टी जो आपको रिटर्न दे रहा है, मान लेते हैं कि निफ्टी आपको रिटर्न दे रहा है 15% का, ठीक है, जो आपका मेन इंडेक्स है, ठीक है। तो इन दोनों रिटर्न से अगर आप ज़्यादा कमा रहे हो
तो आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो। अदरवाइज अगर इन दोनों से भी ज़्यादा नहीं कमा रहे, आप कम कमा रहे हो, मान लेते हैं कि आप एफडी से ज़्यादा कमा रहे हो, निफ्टी से कम कमा रहे हो, फिर भी चल जाएगा, फिर भी कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप एफडी जितना भी नहीं कमा पा रहे तो आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं हो। ऐसा मैं किस लिए कह रहा हूँ, क्योंकि कुछ टाइम पहले मेरे एक फ्रेंड आया था मेरे घर पे, और उसका जो ब्रदर है वो शेयर बाजार के अंदर काम करता है, तो शायद उसको नहीं पता था कि मैं भी शेयर बाजार में बहुत टाइम से हूँ। तो ऐसा ही डिस्कशन चला, मैंने उसको बोला यार मेरी बात करा दे, हो सकता है मैं कुछ हेल्प कर सकूँ। तो वो मुझे फ़ोन करता है, मैंने उससे मांग लिया, स्टेटमेंट वगैरह मांग लिया, भाई स्टेटमेंट दिखाओ। मेरी आदत है, कोई भी ये बोलता है जी मैंने ये अचीव करा, मैंने वो अचीव करा, मैं नहीं मानता। मैंने कहा पहले स्टेटमेंट दिखाओ फिर मानेंगे। मैंने स्टेटमेंट मांग ली उससे। आप यकीन मानिए कि पिछले 2 साल के अंदर उसने कितना रिटर्न कमाया होगा, और वो अपने आप को कहता है जी मैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर हूँ। यानी उसके घर के अंदर सब ये सोच रहे हैं कि वो प्रॉफिटेबल ट्रेडर है, वो पैसे कमा रहा है, शेयर बाजार में काम कर रहा है, कोई कुछ नहीं कह रहा। वो सिर्फ साल का 2% कमा रहा था, 2%। मतलब या तो उसकी साइकोलॉजी में प्रॉब्लम थी, वो नहीं समझ पा रहा था कि क्या हो रहा है। सिर्फ 2% साल का कमाने को वो कहता है कि मैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर हूँ। भैया उसके एफडी में रख देते ना पैसे को, उससे ज्यादा बनाते। ऐसे प्रॉफिटेबल ट्रेडर होने का फायदा ही क्या है कि आप एफडी का रिटर्न भी बीट नहीं कर पा रहे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एफडी का रिटर्न से ज्यादा पैसे कमाने हैं, और कोशिश करनी है कि जो आपको इंडेक्स पैसे बनाकर दे रहा है उससे ज्यादा पैसे कमाने हैं, ठीक है। तो वो प्रॉफिटेबल ट्रेडर है। तो प्रॉफिटेबल जर्नी के ऊपर पहुंचना है, यहाँ पर हमें पहुंचना है। अब शुरुआत देखिए कहाँ होती है, वो हर किसी के अलग अलग सोर्सेज पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, मान लेते हैं हमने स्टार्टिंग यहाँ से करी है, ठीक है, हम यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं और हमें अपने मंजिल तक, ऊपर तक, सफलता के मार्ग पे पहुंचना है। तो ये जो रोड है ना, ये सीधी नहीं है, ये क्या है, आड़ी टेढ़ी है। किसी के लिए बहुत ज्यादा टेढ़ी हो सकती है, किसी के लिए हद से ज्यादा टेढ़ी हो सकती है। तो ट्रेडिंग के लिए सफलता पाने का सबसे जो मेरा जो है कि माइंडसेट कैसा होना चाहिए, अगर आप ट्रेड इस तरीके से ले पा रहे हो, अगर आप ट्रेड इस तरीके से ले पा रहे हो कि आपको फर्क ही नहीं पड़ता कि एसएल लग गया या टारगेट लग गया, तो आप एक सफल ट्रेडर हो। उस पोजीशन पे मुझे इस वीडियो के अंदर आपको लेकर के आना है। सफलता का मार्ग क्या है? आपने ट्रेड कुछ इस तरीके से लिया कि स्टॉप लॉस लग गया तो भी आप हैप्पी है, और टारगेट लग गया तो भी आप हैप्पी है। अगर आप सफल ट्रेडर नहीं है तो यकीन मानिए कि ट्रेड लेते ही या तो आपके हाथ कांपेंगे, या आप बार बार स्क्रीन को स्क्रॉल करोगे, देखोगे कि भाई क्या प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा है, और बार बार आपको ऐसा लगेगा कि प्रॉफिट आते मैं निकाल लूं, या स्टॉप लॉस आती है आप डरोगे। अगर ये किसी भी तरीके के इमोशंस अगर आपके अंदर आते हैं तो आप एक सफल ट्रेडर नहीं हो। यहां हम पहले बात कर रहे हैं, लॉस सिर्फ मेरी वजह से हुआ है। ये दोस्तों अपने दिमाग में बिठा लीजिए। आपने अगर कोई भी ट्रेड लिया और उसके अंदर आपको लॉस हो जाता है, मैं नहीं चाहता किसी का भी लॉस हो, लेकिन अगर आपका लॉस हो रहा है, चाहे आपने बिजनेस चैनल से कोई टिप ली, या यूट्यूब वगैरह पर आपने कुछ देख लिया, या कोई आर्टिकल वगैरह आपने देख लिया, या आपने अपना ही दिमाग लगा लिया, कुछ भी हुआ, आप किसी सेकंड बंदे को अगर ब्लेम कर रहे हो तो आप एक सफल ट्रेडर नहीं हो। पहली बात, ट्रेड आपने लिया है, बटन आपने दबाया है, क्वांटिटी आपने ली है, टिप्स देने वाले बिजनेस चैनल पे बहुत है, बहुत जगह बहुत है, लेकिन अगर आपने ट्रिगर करा है, आपने बटन दबाया है, तो यानी आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। और अगर आपको ट्रेड के अंदर लॉस हो रहा है और आप इस नौबत पर आ गए हो कि आप मार्केट के अंदर ब्लेम करने लग गए कि भाई इसकी वजह से हुआ, इसने मुझे बताया, मैं तो कुछ करता नहीं था, तो आप ट्रेडर नहीं हो, आप तो सिर्फ उसको फॉलो कर रहे हो। तो पहली बात, आपको ट्रेडर बनना है। तो ट्रेडर बनने के लिए सबसे ज्यादा क्या जरूरी है, अगर लॉस हुआ, चाहे आपने टिप देखी, चाहे आपने खुद की एनालिसिस करी, तो ब्लेम आपको खुद ही करना है कि भाई मैंने जो ट्रेड लिया वो गलत था और उस वजह से मेरे को लॉस हुआ। तो सबसे पहले एक्सेप्ट करो कि लॉस मेरी वजह से हुआ। बहुत सिंपल सा स्टेप है ये, स्टेप नंबर 2, कि एक्सेप्ट करो कि लॉस मेरी वजह से हुआ, मुझे अपने आप को इंप्रूव करना है। दूसरा, यहां पर जो थर्ड पॉइंट है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, जरा उसको देखिएगा, ठीक है। सबसे पहले एक्सेप्ट करना है कि लॉस आपको अपनी वजह से हुआ, लॉस तो होगा ही होगा। पॉइंट नंबर 3, अब ये क्या भला है, लॉस तो होगा ही होगा। ये बुक के अंदर भी लिखा है, ठीक है, और मेरा भी कहना है कि लॉस तो होगा ही होगा। लॉस होगा ही होगा का मतलब क्या है, अगर आप मार्केट के अंदर ट्रेड ले रहे हो तो उसके 2 ही आउटकम निकल सकते हैं, या तो लॉस होगा या प्रॉफिट होगा। तीसरा आउटकम भी निकल सकता है, नो प्रॉफिट नो लॉस। लेकिन बाय डिफॉल्ट आप लॉस में होते हो। बाय डिफॉल्ट लॉस का मतलब क्या है, मान लेते कि मैंने ट्रेड लिया, मान लेते कि मैंने निफ्टी के अंदर ही ऑप्शन का ट्रेड लिया, ठीक है, मान लेते हैं, ठीक है, निफ्टी के अंदर ऑप्शन का ट्रेड लिया, तो बाय डिफॉल्ट आप लॉस में होते हो। बाय डिफॉल्ट लॉस का मतलब क्या है कि अगर आपने एंट्री कर ली, अगर आपने ट्रेड के अंदर एंट्री कर ली,
तो सबसे पहले तो आपने गवर्नमेंट के चार्जेस दे दिए, गवर्नमेंट के चार्जेस उसी टाइम लग गए, ब्रोकर की ब्रोकरेज लग गई, साथ में आप इंटरनेट यूज कर रहे हो, साथ में आप अपना पीसी या मोबाइल यूज कर रहे हो, उसकी भी एक कॉस्ट है, वो लग गई। तो जो भी रिसोर्सेज आप यूज कर रहे हो प्लस गवर्नमेंट के चार्जेस, ब्रोकरेज, प्लस अपनी पोजीशन जब काटोगे, आप एग्जिट करोगे, तब गवर्नमेंट के चार्जेस एंड ब्रोकरेजेस, ये जो भी चीज है ये आपकी उसी टाइम लग गई। तो अगर आपने कोई चीज 100 रुपए की खरीदी और 1 सेकंड बाद 100 रुपए की आपने काट दी, तो बाय डिफॉल्ट आप लॉस में हो। बाय डिफॉल्ट लॉस में कैसे? क्योंकि ये सारे एक्सपेंसेस आपके लगने वाले हैं। तो यानी लॉस तो होगा ही होगा। ट्रेड लेते ही आप लॉस में होते हो, ट्रेड लेते ही, एंटर करते ही, प्रॉफिट आएगा नहीं आएगा वो बात की बात है, ट्रेड में एंटर करते ही आप लॉस में हो जाते हो। साथ में दोस्तों अब ये है कि बाय डिफॉल्ट आप लॉस में होते ही हो। साथ में दोस्तों क्या है कि मार्केट के अंदर अगर आपने ट्रेड लिया है तो इसके दो ही आउटकम निकलते हैं, नो प्रॉफिट नो लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस। नो प्रॉफिट नो लॉस को अगर हम कंसीडर ना करें तो या तो लॉस होगा या प्रॉफिट होगा। तो आप अगर कोई ट्रेड ले रहे हो तो अगर आप अंदर से प्रिपेयर्ड हो कि ये ट्रेड कभी भी लॉस में जा सकता है, तो आपकी साइकोलॉजी ऑटोमेटिक ठीक होनी शुरू हो जाएगी। कोई भी ट्रेड लेने से पहले आपको यह सोचना है अगर ये ट्रेड लॉस में गया तो क्या होगा। यहाँ पर सबसे बड़ी गलती हम क्या करते हैं, जो शुरुआत में मैंने भी करी है, लेकिन मैं बहुत लकी रहा हूं क्योंकि मेरे पास उस टाइम बहुत ज्यादा पैसे नहीं थे, तो बहुत ज्यादा मैं उड़ा भी नहीं पाया। और एक थोड़ा बिजनेसमैन वाला माइंडसेट था, तो मुझे रिस्क हमेशा पता था कि किसी भी चीज में कोई रिस्क है। यानी जब मैं शेयर बाजार में एंटर हुआ था ना, तो मैं 12,000 की कैपिटल से एंटर हुआ था कि मैं 12,000 की कैपिटल से ट्रेड लूंगा। तो 12,000 की कैपिटल में अगर 10% भी उड़ जाता था ना, यानी वो 10,000 रह जाती थी, तो मेरे ना हाथ कांपते थे ट्रेड लेते हुए। और वो अगर कैपिटल मतलब चली गई, 10% भी कैपिटल चलेगी, तो मेरे हिसाब से स्टॉप कर दो, ये सब बेकार है, कुछ नहीं होगा। तो मैंने पैसा बहुत ज़्यादा नहीं खोया, लेकिन हालांकि मुझे बहुत टाइम लगा चीज़ें सीखने में, और अभी भी सीख रहे हैं। मैं अपने आप को कभी भी एक्सपर्ट नहीं कहता कि मैं मार्केट का एक्सपर्ट हूँ या मैं बहुत कुछ जानता हूँ। हम मार्केट के अंदर अभी भी सीख रहे हैं, और जो जो सीखते हैं यानी जो जो हमें आता है वो आपको सिखाने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लॉस तो होगा ही होगा। यानी अगर आप किसी भी ट्रेड में एंट्री ले रहे हो, XYZ, चाहे आप ऑप्शन ट्रेड कर रहे हो, चाहे आप स्टॉक ट्रेड कर रहे हो, कुछ भी ट्रेड कर रहे हो, आपको हमेशा ये सोचना है कि ये ट्रेड के अंदर लॉस हो सकता है, कभी भी लॉस होता है, किसी भी ट्रेड के अंदर लॉस हो सकता है। तो अगर आप ये सोच के एंट्री लेते हो तो आपको ये पता है कि अगर लॉस हो रहा है, लॉस होगा तो मैं क्या करूंगा। टारगेट से पहले आपको लॉस के बारे में सोचना है। अगर मार्केट आपके ट्रेड के अगेंस्ट में जाती है तो आपको क्या करना है। अगर आप इसके हिसाब से ट्रेडिंग डिसीजन अपने लेना शुरू करोगे तो आपको काफी हद तक ये रियलाइज होगा कि मैं गलत डिसीजन ना लूं, गलत ट्रेड में एंटर ना लूं। आप 2 बार सोचोगे कि किस तरीके से मुझे ट्रेड लेना है, और अगर आप लॉस के बारे में सोचना शुरू करोगे तो ट्रेड में ऑटोमेटिक एंट्री होना आपकी ठीक हो जाएगा। क्योंकि ज्यादातर लोग गलती क्या करते हैं कि बिना सोचे समझे एंट्री कर लेते, लॉस के बारे में नहीं सोचते। वो ये तो सोच लेते कि भाई ये टारगेट आएगा, वो टारगेट आएगा, लेकिन अगर टारगेट नहीं आया, मार्केट आपके अपोजिट डायरेक्शन में गया, आपके ट्रेड के अपोजिट गया कोई भी चीज, तब आप क्या करोगे। स्टॉप लॉस लेने में बड़ी प्रॉब्लम है, स्टॉप लॉस नहीं ले पाते हो आप। तो लॉस तो होना ही होना है। कितना कम लॉस होगा आप डिसाइड कर लीजिए। आपके हाथ में देखिए क्या है, टारगेट आपके हाथ में नहीं है। मार्केट आपके डायरेक्शन में जाएगा नहीं जाएगा आपको नहीं पता, मार्केट नीचे जाएगा वो भी आपके हाथ में नहीं है। आपके हाथ में क्या है, मार्केट अगर लॉस दे रहा है तो उस लॉस को एक रीजनेबल प्राइस के ऊपर काट देना। तो लॉस तो दोस्तों आपको होगा ही होगा। एक ट्रेड में हो सकता है, 10 ट्रेड में हो सकता है, 20 ट्रेड में हो सकता है। आपको यह सोचना है कि अगर मैं 100 ट्रेड ले रहा हूं तो 100 में से 30-40 ट्रेड तो आपके लॉस में जाएंगे ही जाएंगे। अब वो 30-40 ट्रेड आपको पहले भी मिल सकते हैं, बाद में भी मिल सकते हैं। तो ये दोस्तों आपको हमेशा सोच के चलना है। अब यहाँ पर दोस्तों आते हैं हम पॉइंट नंबर 4 में। हमें ये तो पता लग गया जी लॉस कभी भी हो सकता है, लॉस के बारे में पहले ही सोचना है, स्टॉप लॉस तो हमेशा लेके चलना है। अब हमें देखना है कि फियरलेस ट्रेडिंग, हैप्पी विद लॉस। अब ये हैप्पी विद लॉस कैसे हो जाएगा भैया, लॉस हुआ तो हैप्पी कैसे हो जाएगा। अब जरा समझिए, मान लेते हैं कि मैंने कोई स्ट्रेटेजी बैक टेस्ट करी, ठीक है। तो मान लेते हैं कि उस स्ट्रेटेजी ने मुझे बैक टेस्ट करने पे मुझे पता लगा कि 100 ट्रेड्स उसने मुझे दिए, ठीक है। अब उस 100 ट्रेड में से मान लेते हैं कि 45 ट्रेड तो क्या थे, लॉस में थे, और 55 ट्रेड प्रॉफिट में थे, ठीक है। ये मैंने एक स्ट्रेटेजी को क्या कर लिया, बैक टेस्ट कर लिया। अब मुझे यह पता है कि अगर मैं 100 ट्रेड लूंगा तो 100 में से 45% मेरे ट्रेड ठीक जाएंगे, गलत जाएंगे, 55% मेरे ट्रेड प्रॉफिट में जा सकते हैं। मैंने एक बैक टेस्ट कर लिया। अब होगा क्या दोस्तों, मान लेते हैं
आपकी किस्मत बहुत अच्छी है तो हो सकता है ये 55 प्रॉफिट वाले आपको शुरुआत में पहले मिल जाए, यानी प्रॉफिट वाले ट्रेड्स थोड़े से ज़्यादा पहले मिल जाए, स्टार्टिंग में मिल जाए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ऐसे भी लोग हैं, स्ट्रेटजी ठीक है, सब कुछ ठीक है, बैक टेस्ट में रिजल्ट देख लिया, सब कुछ एनालाइज कर लिया, सब कुछ देख लिया कि ठीक है, जब एग्जीक्यूशन का टाइम आया तो एग्जीक्यूशन का टाइम क्या हुआ, आपके कुछ ये लॉस वाले जो 45 ट्रेड थे ना, इसमें से 5-10 ट्रेड आपको स्टार्टिंग में मिल गए, यहाँ पर स्टार्टिंग में मिल गए, और जैसे आपके 5-10 स्टॉप लॉस ट्रिगर हुए, जैसे लगातार आपके 5-10 स्टॉप लॉस लगे, अब आपकी साइकोलॉजी पूरी तरीके से क्या है, हिल गई। अब आपको ऐसा लग रहा है कि ये जो स्ट्रेटजी है ये काम नहीं करती, मैं स्ट्रेटजी को चेंज करूं। ये दोस्तों होती है प्रॉब्लम। तो अगर आपको फियरलेस ट्रेडिंग आपको करनी है और हैप्पी विद लॉस, हैप्पी विद लॉस मैंने इसलिए कहा है कि जितने आप एसएल ट्रिगर कराते हो, जितने आपके एसएल लगते हैं, जैसे कि मान लेते हैं कि आपके 10 एसएल लग गए, हर एसएल के बाद आपके प्रॉफिट वाले ट्रेड मिलने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाती है। मान लेते हैं कि मेरे 10 एसएल लग चुके हैं, तो आप शायद चांसेस है कि मेरा 11वां ट्रेड प्रॉफिटेबल हो सकता है, आप शायद चांसेस है कि 12वां ट्रेड प्रॉफिटेबल हो सकता है। तो अगर आपको लॉस वाले पहले मिल गए हैं तो यानी ये जो प्रॉफिट वाले ये बचे हुए हैं ये आपको मिलेंगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर आपको एक लॉस होता है तो आपको तो हैप्पी होना चाहिए एक पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी में, क्योंकि आप प्रॉफिट वाले ट्रेड्स के काफी करीब पहुंच जाते हो। 5वां पॉइंट दोस्तों ये आता है कि बैक टेस्ट की क्या इंपॉर्टेंस है। देखिए, जब तक आप मार्केट के अंदर बैक टेस्ट नहीं करते ना, कोई भी स्ट्रेटेजी आप देख लो, कुछ भी कर लो, आपको एक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर कोई स्ट्रेटेजी आपको पता है, आपकी साइकोलॉजी थोड़ी सी सेट हो गई है, आपको पता लग गया चीज़ें कैसे काम करती है, अब आपको यहाँ पर काम करना चाहिए दोस्तों बैक टेस्ट के ऊपर। स्ट्रेटेजी को चाहे मैनुअल बैक टेस्ट करो, किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू करो, कैसे भी करो, कोई भी स्ट्रेटेजी पिछले 4-5 साल का, 10 साल का बैक टेस्ट कर लो, और 10 साल के बैक टेस्ट में अलग अलग मार्केट कंडीशंस में देखो कि स्ट्रेटेजी ने क्या करा। तो स्ट्रेटेजी आपको कुछ आउटपुट देगी। कैसे आउटपुट देगी वो आपको बताएगी जी, नंबर ऑफ प्रॉफिट वाले ट्रेड कितने हैं, नंबर ऑफ प्रॉफिटेबल ट्रेड की परसेंटेज क्या है। तो जैसे कि मान लेते हैं कि इसने बताया जी 52% ट्रेड ऐसे हैं जो प्रॉफिटेबल थे, और लॉस वाले कितने हैं, लॉस वाले इसने बता दिया जी 48% है, ठीक है, स्ट्रेटेजी ने आपको बता दिया। मैक्स ड्रॉ डाउन क्या होता है, ड्रॉ डाउन का दोस्तों मतलब ये होता है कि आपकी जो कैपिटल आपने लगाई है वो अगर लॉस वाली ट्रेड आपको पहले मिल गए तो कितना वो नीचे जाता है। तो जैसे कि इसने बता दिया जी 15% का ड्रॉ डाउन है, यानी आपने 10 लाख रुपए लगा रखे हैं तो 15% वो कभी भी डाउन हो सकते हैं, यानी लॉस वाले मिल सकते हैं। तो एक ड्रॉ डाउन आपको पता लगे कि कितना ड्रॉ डाउन है, आपको एवरेज प्रॉफिट कितना मिल रहा है। तो यहाँ पर जैसे कि मान लेते हैं कि 500 रुपये एवरेज प्रॉफिट मिल रहा है, एवरेज प्रॉफिट मान लेते हैं कि एवरेज लॉस कितना मिल रहा है, तो आपको यहाँ पता लग गया जी एवरेज लॉस मान लेते हैं 300 रुपये मिल रहा है। तो जब आपको इस तरीके के डाटा मिल जाते हैं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर मार्केट के अंदर अवेलेबल है, और ये सारी चीज़ आप खुद भी कर सकते हो, एक्सेल के अंदर नोट करते जाओ मैनुअली, भाई यहाँ खरीदा, यहाँ बेचा, कितना प्रॉफिट आया, लगातार लॉस वाले ट्रेड मिले तो लगातार कितने दिन मिले, लॉस वाले ट्रेड लगातार कितने दिन जा रहे हैं, 10 दिन जा रहे हैं, 12 दिन जा रहे हैं, प्रॉफिट वाले ट्रेड लगातार कितने दिन जा रहे हैं। जब आप बैक टेस्ट कर लोगे तो आपकी साइकोलॉजी बहुत अच्छे से इंप्रूव्ड हो जाती है, क्योंकि आपको पता है कि मेरी ये स्ट्रेटेजी ने 10 साल से परफॉर्म करा है, 10 साल से पैसा बना के दिया है, तो प्रोबेबिलिटी क्या है, आगे भी परफॉर्म कर सकती है, हाई प्रोबेबिलिटी है। करे ना करे वो एक अलग बात है, लेकिन कर सकती है। लेकिन एटलीस्ट आप स्ट्रेटेजी को पूरी तरीके से फॉलो तो करो, चाहे वर्चुअली करो, चाहे डेमो करो, स्टार्टिंग में पैसा रियल ना लगाओ, लेकिन करके देखो, साइकोलॉजी डेवलप करनी है। तो जब आप स्ट्रेटेजी को बैक टेस्ट कर लेते हो तो आपको ये पता लगता है कि आपको नंबर ऑफ प्रॉफिटेबल वाले ट्रेड इतने मिल सकते हैं, और इतना आपको लॉस मिल सकता है, इतने लॉस वाले ट्रेड मिल सकते हैं, मैक्सिमम 15% की आपकी कैपिटल डाउन हो सकती है, ये आपको पता लग गया। एवरेज प्रॉफिट कितना मिल सकता है, एवरेज लॉस आपको कितना मिल सकता है, मैक्स प्रॉफिट आपको किस ट्रेड में मिला था, मैक्स लॉस आपको किस ट्रेड में मिला था। जब आपके पास ये सारा डाटा आपके दिमाग के अंदर घुस जाता है तो आपको पता होता है कि भाई लगातार 5 ट्रेड आपके गलत चले गए, उसके बाद आपको पता है जी मैंने स्ट्रेटेजी को बैक टेस्ट करा था, उसमें यह दिखा रहा था कि 10 से 12 ट्रेड मेरे लगातार गलत जा सकते हैं, अभी तो 5 ही गए हैं, ठीक है ना, और भी जा सकते हैं। तो इससे क्या होगा, आपकी साइकोलॉजी ऑलरेडी डेवलप्ड हो जाएगी, और आपको यह भी कॉन्फिडेंस रहेगा कि मार्केट ने ये जो स्ट्रेटेजी है 10 साल से पैसा दे रही है तो आगे भी दे सकती है। तो इस तरीके से आप अपनी माइंडसेट को, साइकोलॉजी को और अच्छे से इंप्रूव कर सकते हो। बात कर लेते हैं दोस्तों कि प्रॉफिट बिना एज के नहीं आएगा। अभी एज क्या होता है, अब एज दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है।
एज क्या होता है, अब एज को समझने की कोशिश करिए। मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, बहुत ज़बरदस्त मज़ा आएगा आपको। मार्केट के अंदर बहुत सारे ना ऐप चल रहे हैं जिसके अंदर आपको प्रिडिक्शन करनी होती है, मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। फॉर एग्जांपल आपने $1 लगाया, ठीक है, तो वो क्या करते हैं जी, अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो आपको उसका 90% दे देंगे, यानी आपको 90 सेंट दे देंगे। $10 लगाया यानी $9 दे देंगे, ठीक है। और मार्केट अगर नीचे चला गया तो आपका $1 चला गया। तो इस तरीके के ऐप्स आपने देखे होंगे मार्केट के अंदर। अब ये जो ऑपरेट कर रहा है ना, जो भी इसको ऑपरेट कर रहा है, कभी आपने सोचा ये पैसे कैसे कमा रहा होगा? आपको ये तो पता लग रहा है, ये तो जी बहुत आसान है, हमने प्रिडिक्शन कर ली, हमने ये देख लिया जी मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, सिर्फ इतना ही तो एनालिसिस करनी है। लेकिन फिर भी आप लॉस में चले जाते हो, फिर भी बहुत सारे लोग लॉस में। क्यों? ऐप बनाने वाला पागल है क्या, उसको समझ नहीं आ रहा, या जो उस पर काम करने वाले हैं उनको समझ नहीं आ रहा? आप ये सोचिए, वो कंपनी इतनी प्रमोशंस कर रही है, इतना कुछ मार्केट के अंदर चीज़ें बता रही है, इतनी प्रमोशन, इतने चीज़ें उसने पकड़ ली है, उसके बावजूद वो आपको सिर्फ इतनी प्रोडक्शन का पैसा दे रही है कि जी आप ऊपर जा रहा है तो बता दो, नीचे जा रहा है तो बता दो, हम इतना पैसा आपको दे देंगे। क्या उसने अपने लिए एज नहीं ढूंढा होगा? अब उसका एज क्या है, जरा एज देखिए। क्या होता है, ये जितनी भी प्रिडिक्शन ऐप वाली कंपनीज है, ये जो ऑप्शंस वगैरह का नाम लेकर के बोलते हैं जी ऑप्शंस ट्रेडिंग, ऑप्शंस ट्रेडिंग, ऑप्शंस ट्रेडिंग में तो बदनाम कर दिया बेमतलब का। जरा देखिए, मान लेते हैं कि आपने एक प्रिडिक्शन करी कि जी 100 रुपीज़ की कोई चीज़ चल रही है, अब आपको प्रिडिक्शन करनी है कि ये ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने प्रिडिक्शन करी जी ये ऊपर जाएगा, और मैंने $10 इसके ऊपर लगा दिया, ठीक है ना। $10 से आप मान लेते हैं 1000 रुपीज़ लगा दिए, ठीक है। तो ये कंपनी क्या कह रही है, ये कंपनी आपसे कह रही है जी अगर आपकी प्रिडिक्शन ठीक होती है तो हम आपका पैसा डबल नहीं करेंगे, हम आपका पैसा डबल नहीं करेंगे, हम आपको 90% देंगे। यानी मार्केट ऊपर चला गया तो 1000 रुपये आपने लगाए थे, आपको 900 रुपये और दे दिया जाएगा। भाई पूरा पैसा क्यों नहीं मिला भाई? 1000 डबल क्यों नहीं हुए? 1000 डबल तो नहीं हुए। और अगर मार्केट नीचे चली गई, आपकी प्रिडिक्शन गलत होगी, तो आपका ये 1000 रुपये क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। यानी इस कंपनी ने क्या करा, मेरे से ले तो ले लिया 100%, लेकिन दिया 90%। तो बीच का डिफरेंस पता क्या आ रहा है? बीच का डिफरेंस आ रहा है 10% का। यही दोस्तों एज होता है, यही एज आपको ट्रेडिंग में कमाना है। तो जितने भी ये एप्स है, आप इनके अंदर कितना ही ट्राई कर लो, पैसा नहीं बनने वाला। किसी का कुछ बन भी गया तो वो एक ना टाइम के बाद वो उड़ जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाई थी, आप चाहे तो देख सकते हैं, मैं आपको वो वीडियो दूंगा, आप देख सकते हैं। कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंपनी बिल्कुल जेन्युइन है, वो आपको अच्छे से विड्रॉल करेगी, अच्छे से डिपॉजिट करेगी, फ्रॉड कुछ नहीं हो रहा है। प्रॉब्लम क्या है कि वो क्या है, उन्होंने कजिनो शुरू कर दिया है, ऑनलाइन कजिनो शुरू हो गया है। यानी उनको पता है कि एज क्या है, लेकिन बाकी लोगों को नहीं पता कि एज क्या है। तो एज का एडवांटेज उन कंपनी ने अपने पास रख लिया। ये जो 10% का, कई बार वो 85% देते हैं, 15% का, ये एज उन्होंने अपने पास रख लिया। तो ये एज आपको अपने फेवर में करना है। कैसे कर सकते हो, किस तरीके से फेवर में होता है ये, इसके एक बार बात करते हैं। देखिए, फेवर में करने के बहुत सारे तरीके हैं। अगर आप ऑप्शन सेलिंग करते हो, फॉर एग्जांपल आप ऑप्शन सेलर हो, जैसे कि मैं ऑप्शन सेलर हूँ, ठीक है। ऑप्शन सेलर भी प्लस शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग भी मैं करता हूँ बीच बीच में, मतलब रेगुलर ही है लेकिन बहुत सारी चीज़ें मैं बीच में करता हूँ। और ऑप्शन सेलर अगर आप है तो ऑप्शन सेलिंग के अंदर आपको पता है कि जब आप कोई चीज़ सेल करते हो तो उसका जो टाइम है ना वो कम होता है, यानी उसका जो प्रीमियम है ना उसको डिके मिलता है। वो जो प्रीमियम डिके है ना, प्रीमियम का डिके, वो आपके लिए क्या बन जाता है, एक एज बन जाता है। ये आपके लिए एज है। तो इसलिए हमेशा कहते हैं ना कि ऑप्शन बायर के लिए पैसा बनाना मुश्किल है, ऑप्शन सेलर के लिए पैसा बनाना आसान है। वो इसी वजह से, क्योंकि उसके पास एक डिके का एज है। उसको पता है कि जो वो प्रीमियम है, मार्केट ने अगर कुछ भी नहीं करा तो तब भी उसको पैसा मिल जाएगा, तो उसने उसके लिए एक एज बना लिया। दूसरा एज आपके लिए क्या हो सकता है, रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो। रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो, अब ये क्या है? रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो का मतलब यही है, जैसे कि अभी हमने एक एग्जांपल लिया था कंपनी का, ठीक है। उनके पास अपना एज है। उनके पास एज क्या है भाई? देगी आपको 90% लेकिन लेगी आपसे 100%, यानी खो आप ज्यादा रहे हो, पा आप कम रहे हो। लेकिन शेयर बाजार में जब आप ट्रेड करने जाते हो तो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी क्या होती है कि आप मार्केट के अंदर स्टॉप लॉस छोटा लगा सकते हो, टारगेट बड़ा लगा सकते हो। जैसे कि मैंने स्टॉप लॉस लगाया 500 रुपये का, कि भाई अगर मेरी प्रिडिक्शन काम नहीं करी, मेरी एनालिसिस काम नहीं करी, तो मैं 500 रुपये मार्केट को दे दूंगा। लेकिन अगर मेरी प्रिडिक्शन या एनालिसिस काम करी तो मैं मार्केट से 1000 रुपया लूंगा, या 600 रुपये लूंगा, या
700 रुपये लूंगा, यानी 500 से ज्यादा लूंगा। ठीक है, तो ये मेरे लिए क्या बन गया, एक एज बन गया। यानी मेरे 50% ट्रेड गलत गए तो मैंने 500 रुपये दिए, 50% ठीक गए तो 1000 रुपये लिए, तो मैं ऑलरेडी प्रॉफिट में आ जाऊंगा। तो इस तरीके से आपको अपना एज ढूंढना पड़ता है। और किस तरीके से एज बन सकता है, एक एज बन सकता है हाई विनिंग रेशो। अब ये हाई विनिंग रेशो से कैसे एज बनता है, हाई विनिंग रेशो क्या है? अब हाई विनिंग रेशो बड़ी सिंपल सी है। मान लेते हैं आपके पास एक स्ट्रेटेजी है जिसके अंदर 500 रुपये का ही आपका स्टॉप लॉस है और 500 रुपये का ही टारगेट है, मान लेते हैं। ठीक है, 500 का ही स्टॉप लॉस है, 500 का ही टारगेट है, लेकिन उसके अंदर क्या है भाई, 45% ट्रेड लॉस में जाएंगे। ठीक है, और 55% ट्रेड प्रॉफिट में जाएंगे। मिलेगा 500 रुपये ही, ठीक है ना, जाएगा भी 500, मिलेगा भी 500। तो यहाँ पर देखिए 10% का एक डिफरेंस आ गया। ये जो 10% आपने जो ज़्यादा आपने जो प्रॉफिटेबल बनाया अपने आप को, ये दोस्तों आपके लिए क्या हो गया, आपके लिए एज हो गया। ये आपके लिए एज का काम करेगा। तो इस तरीके से आप वेरियस एज का इस्तेमाल ट्रेडिंग में बखूबी कर सकते हो। और अगर किसी स्ट्रेटजी में एज नहीं है ना, तो आप पैसा नहीं बना सकते। तो आपकी स्ट्रेटजी में एज तो होना ही चाहिए, तभी जाकर के दोस्तों पैसा मिलेगा। तो एज क्या होता है ये आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों बात कर लेते हैं रिस्क मैनेजमेंट की। तो रिस्क मैनेजमेंट के बारे में दोस्तों, जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी आपको कहा था कि बड़े से बड़ा ट्रेडर लगातार 10 से 12 बार भी नुकसान कर सकता है। तो अगर आप स्ट्रेटजी में स्टिक हो, आपको अपनी स्ट्रेटजी पर फेथ है, तो आप पैसे बना जाओगे। लेकिन स्ट्रेटजी आप चेंज कर दोगे तो पैसे नहीं बन पाएगा। उसका रीजन मैं समझाऊंगा आपको। तो रिस्क मैनेजमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज्यादातर लोग क्या कर रहे हैं, 10-12 बार अगर स्टॉप लॉस लग गया तो पैसा ही जीरो कर देते हैं। और एक चीज और बताता हूं मैं आपको, बहुत सारे यानी ज्यादातर मार्केट में जो रिटेल ट्रेडर आ रहे हैं, वो शुरुआत कर रहे हैं निफ्टी के एक नोट से। भाई 10,000 रुपये का एक नोट ले लेंगे, 5,000 रुपये का एक नोट ले लेंगे। उन्होंने क्या करा कि वो 5,000 रुपये का एक नोट ले लिया, पूरे के पूरे 5,000 लगा दिए, और उसको एज ए लॉटरी टिकट बना दिया कि भाई अगर काम कर गया तो ठीक, नहीं तो 5,000 रुपये हो जाएंगे जीरो। तो वो क्या हो गया दोस्तों, लॉटरी की टिकट हो गई। जैसे कि मैंने बोला कि बड़े से बड़ा ट्रेडर ये कह रहा है कि मैं 10 से 12 बार लगातार ऐसे ले सकता हूं, तो मेरे को तो ऐसी स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी जिसके अंदर 10, 15, 20 स्टॉप लॉस लग गए तो मेरी कैपिटल बहुत ज्यादा ना उड़े। तो बात समझ रहे हो? तो रिस्क मैनेजमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। और बचपन में दोस्तों आपने एक स्टोरी सुनी होगी, शायद मुझे उम्मीद है, चींटी वाली स्टोरी थी बचपन में, किसी बुक के अंदर थी, पता नहीं। वो स्टोरी क्या थी कि एक चींटी पहाड़ पे चढ़ने की कोशिश कर रही है, दीवार पे चढ़ने की कोशिश कर रही है, और बार बार वो गिर जाती है। तो उसने 1 अटैम्प्ट करा, 2 अटैम्प्ट करा, उसने 10 अटैम्प्ट कर लिए, पूरा दिन वो लगी रही और वो दीवार पे नहीं चढ़ पाई। ठीक है, लेकिन उसने कुछ दिन जब कोशिश करी, जब बहुत सारे उसने अटेम्प्ट कर लिए, तो एक दिन ऐसा आया कि वो दीवार पे चढ़ गई, यानी दीवार पे चढ़ना सीख गई। कहने का मतलब ये है, तो अगर वो दीवार पे चढ़ गई और उसने सीख लिया तो उसका काम हो गया। अगर आपने कभी ड्राइविंग सीखी हो, तो हो सकता है ऐसे कोई व्यूअर्स हो जिनको ड्राइविंग सीखने में बड़ी प्रॉब्लम हुई हो, जैसे कि मैं उनमें से एक हूँ कि मुझे ड्राइविंग सीखने में थोड़ा ज़्यादा लंबा टाइम लगा। तो अगर आप उनमें से एक हो जिनको ज़्यादा लंबा टाइम लगा, तो अगर आपने बार बार कोशिश करी तब जाकर के आपने सीखा, और सीखने के बाद आपको दोबारा ट्राई करने की जरूरत तो नहीं पड़ी, एक बार सीख लिया तो सीख लिया, स्किल डेवलप्ड हो गई तो हो गई। तो ये दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट होता है बाजार के अंदर। हम बाजार में क्या कर रहे हैं, हम रिस्क मैनेज नहीं कर रहे हैं। बाजार में रिस्क क्यों नहीं मैनेज कर रहे? अब मैं आपसे ये कहता हूँ कि जी मैं आपको सिर्फ 1 हफ्ता गाड़ी सिखाऊंगा, अगर आप सीख गए तो ठीक, ये तो जिंदगी में गाड़ी मत चलाना। आप कहोगे भाई ये क्या बात हुई, ये ऐसा ही हो रहा है। मान लेते कि आपने पहले दिन नुकसान करा, ठीक है, दूसरे दिन भी नुकसान करा, और 7वें दिन भी लगातार नुकसान करा। अब मैं आपसे ये कहता हूं कि जी आपकी कैपिटल आपने अपनी कर दी जीरो। अब शेयर बाजार को हम सबको यही बोलेंगे इसमें पैसा नहीं बनता, और ये सब बेकार की चीजें हैं। तो ये क्या बात हुई? मैं आपसे कहता हूँ भाई 7 दिन गाड़ी चलाओ, सीख गए तो ठीक, नहीं तो बंद कर देना। मैं आपसे कहता हूँ कि 2 दिन आप ये काम करो, सीख गए तो ठीक, नहीं तो बंद कर देना। या हम चींटी से बोलते हैं कि भाई 2 बार या 4 बार दीवार पे चढ़ियो भाई, चढ़ गई तो ठीक, अब तू आज के बाद दीवार पे नहीं चढ़ेगी, क्योंकि तुझे पता लग गया कि दीवार पे चढ़ा नहीं जा सकता। तो यही दोस्तों होता है रिस्क मैनेजमेंट। अगर हम आपको लिमिटेशन लगा दें कि भाई इस लिमिटेशन के बाद आप ये काम नहीं कर सकते, तो ऑब्वियसली नहीं कर सकते। तो अगर ट्रेडिंग आपको सीखना है तो 2, 4, 5 एसएल लगने के बाद भी अगर आप अपनी कैपिटल जीरो कर रहे हो, 10, 15, 20 स्टॉप लॉस लगने के बाद अपनी कैपिटल अगर जीरो कर रहे हो, तो ट्रेडिंग सीखोगे कैसे? आप काम करोगे कैसे? बड़े से बड़ा ट्रेडर नहीं कर पा रहा,
आप कैसे करोगे? तो यही दोस्तों चीज़ है कि आपको रिस्क ज़रूर मैनेज करना है। तो यहाँ पर देखिए वॉरेन बफेट साहब हालांकि ट्रेडर नहीं है, इन्वेस्टर है, लेकिन उनका एक बहुत अच्छी कहावत है कि रूल नंबर 1 क्या है कि पैसा खोना नहीं चाहिए। रूल नंबर 2 ये है कि रूल नंबर 1 को कभी भूलना नहीं। तो कायदे वाली बात है कि पैसा आपको खोना नहीं है। अब पैसा आपको खोना नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी चीज़ें भूल जाओ। मैंने एज की भी बात करी थी। अब काफ़ी लोग कहेंगे जी हम तो थोड़ा सा प्रॉफिट लेके बाहर हो जाते हैं, तो भी एज मिला आपको? भी थोड़ा सा प्रॉफिट लेके अगर बाहर हो जाते हो तो एज तो आपकी स्ट्रेटजी में होना चाहिए ना कि भाई लॉस लोगे तो कम लोगे, प्रॉफिट लोगे तो ज़्यादा लोगे। तो ये मतलब नहीं है कि थोड़ा प्रॉफिट लेके निकल जाओ एकदम बाहर, ये कोई तरीका ठीक नहीं है। एज होना चाहिए स्ट्रेटजी में, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट के साथ। रिस्क मैनेजमेंट क्या है? देखिए एक सिंपल सा रूल बताता हूँ। मान लेते कि आज आपके पास 100 रुपये है ट्रेड करने के, ठीक है, और आपने एक रिस्क मैनेजमेंट कर लिया जी मैं एक दिन में 1% से ज़्यादा मार्केट में नहीं खोऊंगा, ठीक है, यानी मेरा जो मैक्सिमम लॉस है वो 1% है, ठीक है। आपने उस हिसाब से अपनी पोजीशन डिसाइड कर ली, अपना स्टॉप लॉस डिसाइड कर लिया, साथ में कैपिटल कम ज़्यादा करके अपना स्टॉप लॉस मैनेज कर लिया, ठीक है। 1% आपने दिया। तो अगर मान लेते कि आपने 1% दिया आज और ये ट्रेड आपको गलत हो गया, तो अगले दिन आपके पास कितने रुपए बचे? 99 रुपीज़। अब लोग गलती पता क्या करते हैं, अगर उनके पास 99 रुपीज़ बचे तो आप फिर वो वापस 1 रुपये का रिस्क लेते हैं। अब 1 रुपये का रिस्क नहीं ले सकते क्योंकि आपकी कैपिटल कम हो गई है। अब आपको रिस्क लेना पड़ेगा 0.99 यानी 99 पैसे का रिस्क लेना पड़ेगा, ठीक है। मान लेते फिर नुकसान हो गया, अब आपके पास पैसा कितना बचा है? एग्जाम्पल के लिए मान लेते 98 0.1 बचा है, माफ़ी चाहूँगा 0.01 बचा है, ठीक है। अब इसका 1% यानी पैसा आपका डाउन हो रहा है तो उसका 1% रिस्क लेना है। ऐसा नहीं कि आपको रिस्क जो है बड़ा ही रखना है। रिस्क आप थोड़ी देर के बाद भी कम कर सकते हो, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट नहीं। यानी अगर 10 15 20 ट्रेड आपके गलत हो गए, 15-20% की कैपिटल आपकी उड़ गई तो उसके बाद भी कम कर सकते हो। बिल्कुल ऐसा नहीं कि पॉइंट टू पॉइंट कम करना है, लेकिन अगर कैपिटल कम हो गई है तो बड़ा रिस्क नहीं ले सकते, ये दोस्तों सोचना है। तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि अगर आपके 10 15 20 ट्रेड लगातार स्टॉप लॉसेस में लग जाते हैं तो क्या सर्वाइव कर सकते हो आप बाजार के अंदर? अगर कर सकते हो तो वही दोस्तों रिस्क मैनेजमेंट है, अदरवाइज और कुछ भी नहीं है। बहुत सिंपल सी चीज़ है। तो यहाँ पर जैसा मैंने बोला कि लगातार लॉसेस आ सकते हैं, अपनी स्ट्रेटेजी को जब आप बैक टेस्ट कर लोगे ना तो उस स्ट्रेटेजी में पता लग जाएगा आपको कि लगातार कितनी बार लॉस आया। हालांकि उसने पैसा बना कर दिया, उसने प्रॉफिट वाले ट्रेड दिए लेकिन बाद में दिए, पहले लॉस वाले दे दिए। तो आपको यह सोचना है कि पहले लॉस वाले ट्रेड मिल गए तो आप सर्वाइव कर सकते हो या नहीं कर सकते? नहीं कर सकते तो ट्रेडिंग नहीं कर सकते। तो रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सब बात कर लेते हैं पॉइंट नंबर 8 की। पॉइंट नंबर 8 क्या है कि अपनी स्ट्रेटेजी को चेंज मत कीजिए, ये आखिरी पॉइंट है। अब ये पॉइंट आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा है, आपने एक स्ट्रेटेजी चूज करी बहुत मेहनत लगा करके, चाहे आपने कोई कोर्स लिया या कहीं से भी आपने सीखा और आपको उसके ऊपर पूरा फेथ है, आपने उसको बैक टेस्ट कर लिया, वर्चुअल ट्रेड कर लिया, आपने जो भी करना था कर लिया, और आपको यह पता है कि ये स्ट्रेटेजी इतने सालों से लगातार प्रॉफिट दे रही है और आगे भी प्रॉफिट देने की एक प्रोबेबिलिटी है अगर लगातार कई सालों से दे रही है। आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि मार्केट अगर पैसा दे रही है, स्ट्रेटेजी पैसा दे रही है, तो सबसे पहले तो आप उसके लॉसेस निकाल लो कि लगातार कितने लॉसेस मिल रहे हैं, लगातार कितने ट्रेड लॉस में जा सकते हैं। पहला डाटा तो ये देख लो। दूसरा डाटा ये देख लो कि ड्रॉ डाउन कितना हो सकता है, यानी आपकी कैपिटल कितनी एक बार डाउन हो सकती है फिर वापस रिकवरी में जाएगी, यानी 10% 20% अगर डाउन हो सकती है तो उसके बाद अगर रिकवरी में जा रही है तो वो देख लो। प्लस रिकवरी में और ड्रॉ डाउन में कितना समय लगा, 1 महीना लगा, 2 महीने लगा, 3 महीने लगा, ये 3 चीजें अपने दिमाग में बिठा लो। ये 3 चीजें ऐसा हो सकता है। जब ये चीज कर लोगे तो स्ट्रेटेजी आप चेंज नहीं करोगे, और जब आप स्ट्रेटेजी आप चेंज कर देते हो तो क्या प्रॉब्लम आती है, जरा प्रॉब्लम समझने की कोशिश करिए। चेंज क्यों कर रहे हो? स्टॉप लॉस लगातार लगेंगे तभी करोगे, अदरवाइज नहीं लगोगे। प्रॉफिट आएगा तो क्यों करोगे? जब लॉसेज आने शुरू हो जाते हैं फिर आप चेंज करते हो। तो हम मान लेते हैं कि स्ट्रेटेजी है, ठीक है, वो 100 अगर ट्रेड्स उस स्ट्रेटेजी में मिल रहे हैं तो मान लेते हैं कि उस स्ट्रेटेजी में 48% ट्रेड लॉस में जाते हैं और 52% ट्रेड प्रॉफिट में जाते हैं, ठीक है। ये है स्ट्रेटेजी नंबर 1। अब लगाते हैं स्ट्रेटेजी नंबर 2। अगर उसमें हम 100 ट्रेड्स लेते हैं तो मान लेते हैं कि 45 उसमें % लॉस में जाते हैं
और 55% मान लेते हैं प्रॉफिट में जाते हैं। ठीक है, अपने रूल्स बना लिए। स्ट्रेटेजी क्या होता है? रूल्स को फॉलो करना होता है। विदाउट रूल्स आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते। रूल्स बड़े इंपॉर्टेंट है। अगर स्ट्रेटेजी ने बोला कि एक दिन में एक ही ट्रेड लेना है तो एक ही लेना है। स्ट्रेटेजी ने बोला हफ्ते में एक ट्रेड लेना है तो हफ्ते में एक ही लेना है। ओवर ट्रेड बिल्कुल भी नहीं करना है। लॉस को कवर करने की कोशिश नहीं करनी है, लॉस को एक्सेप्ट करना है। और आपको अगर ये पता लग गया कि एक स्ट्रेटेजी इतना परसेंट प्रॉफिट दे रही है, इतना परसेंट लॉस दे रही है, तो मान लेते हैं कि मैंने शुरुआत करी स्ट्रेटेजी नंबर 1 से ट्रेडिंग की। मुझे ये स्ट्रेटेजी बड़ी पसंद आई। तो इस स्ट्रेटेजी ने पता है क्या करा मेरे साथ? इस स्ट्रेटेजी ने मेरे साथ क्या करा कि जो 48% जो लॉस वाले ट्रेड है ना, ये जो लॉस वाले ट्रेड है, ये 48% लॉस वाले ट्रेड, ज़्यादातर लॉस वाले ट्रेड मेरे साथ स्टार्टिंग में आ गए। तो मान लेते हैं कि आपके 15 से 20 ट्रेड लॉस में है, या कुछ ट्रेड इसमें प्रॉफिट में थे, कुछ लॉस में थे, लेकिन ऑल ओवर 15-20 ट्रेड लेने के बाद मैं लॉस में हूँ, मैं प्रॉफिट में नहीं आया। तो अगर मैं प्रॉफिट में नहीं आया तो अब मैं यहाँ पर क्या होऊंगा? इरिटेट हो जाऊंगा। इरिटेट कैसे हो जाऊंगा? क्योंकि मेरे को लग गया भाई, मान लेते हैं 1 महीना लग गया ट्रेड लेते हुए, मैं प्रॉफिटेबल हो नहीं पा रहा, तो अब मैं इरिटेट हूँ। अब मैंने क्या करा? अब मैं स्ट्रेटेजी को मैं चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैं इस स्ट्रेटेजी में आ गया और ऑलरेडी मैं यहाँ पर लॉस में हूँ। अब हुआ क्या कि जब मैंने ये वाली शुरू करी तो इसने भी क्या करा? जो लॉस वाले जो ट्रेड थे ना वो पहले दे दिए, प्रॉफिट वाले पहले नहीं मिले, लॉस वाले पहले मिल गए। तो यहाँ भी 15 से 20 ट्रेड लेने के बाद मैं वापस लॉस में ही हूँ और अब मैं इरिटेट हो चुका और मुझे नहीं समझ में आ रहा कि क्या हो रहा है। इस तरीके से मैं फ्रिक्वेंटली स्ट्रेटेजी चेंज करता जा रहा हूँ, कई बार प्रॉफिट मिलता है, फिर जैसे वो लॉस देना शुरू करती है वैसे ही मैं एग्जिट करता हूँ। तो ये दोस्तों प्रॉब्लम है। हालांकि पता होना क्या था, अगर आप 15-20 ट्रेड लेने के बाद लॉस में थे और अपने स्ट्रेटेजी पे स्टिक रहते, अगर आपने अच्छे से बैक टेस्ट करा हुआ है, चीजें समझी हुई है, तो आपको क्या था कि आने वाले जो ट्रेड्स है वो प्रॉफिट वाले ज्यादा मिलने वाले थे, लेकिन आपने वो अपॉर्चुनिटी खो दी। आप प्रॉफिटेबल होने वाले थे लेकिन आपने खो दिया, आप शिफ्ट हो गए। फिर आप ऐसे कर करके शिफ्ट होते गए और फाइनली आप मार्केट से पैसा नहीं बना पा रहे। ये दोस्तों रीजन होता है। तो मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में क्या बोला था? हैप्पी विद लॉस। अगर लॉस वाले ट्रेड ज्यादा आ रहे हैं तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि प्रॉफिट वाले आने वाले हैं, क्योंकि भाई अंधेरा हो गया है तो सुबह उजाला भी तो होगा, रात हो गई है तो दिन भी होगा, दिन होगी तो रात भी होगा, एक ही चीज थोड़ी ना रहेगी। लेकिन ये काम तभी हो पाएगा जब आपने अपनी स्ट्रेटेजी को अच्छे से बैक टेस्ट करा है। आपको पता है कि स्ट्रेटेजी इतने असल दे सकती है, आपको पता है ये इतना लॉस दे सकती है, आपको पता है कि इतना ड्रॉ डाउन दे सकती है, आपको पता है कि रिकवरी में टाइम हो सकता है। कई बार देखिए क्या होता है ट्रेडर के साथ, एक बहुत ही कॉमन इश्यूज है रिकवरी टाइम। रिकवरी टाइम नहीं दे पाते आप स्ट्रेटेजी में। मान लेते हैं कि आपको लॉस वाले ट्रेड मिल गए, ठीक है, और आपका जो पोर्टफोलियो है वो 15% डाउन हो गया। ठीक है, 15% डाउन हो गया, आपने 15-20 ट्रेड ले लिए, 1-2 महीना लग गया और डाउन हो गया। अब क्या हो गया? उसको रिकवर होने में 1-2 महीने और लग गए और आप नो प्रॉफिट नो लॉस पर आ गए और इस काम में लग गए मान लेते 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने। तो यहाँ पर लोग इरिटेट हो गए। यहाँ पर ट्रेडर क्या होते हैं? इरिटेट हो जाते हैं। उनको क्या लगता है? भाई 3 महीने लग गए, कमाया तो कुछ नहीं, हमें आदत है मजदूरी करने की। मजदूर समझते हो क्या होता है? आज हमने काम करा, आज हमें पैसा चाहिए, आज हमने नौकरी करी, उसका हमें आज आउटपुट चाहिए। मैंने तेरे लिए ये काम करा, मुझे इसका आउटपुट चाहिए, क्योंकि हमारा माइंडसेट बना ही ऐसे है। लेकिन ट्रेडिंग ऐसे काम नहीं करती। ट्रेडिंग कैसे काम करती है? देगी तो रच के देगी, लेकिन कब देगी? 1 महीना देगी, 2 महीना देगी, साल में पता नहीं। और उस 1-2 महीने के लिए हमें फोकस करना पड़ता है। तो यहाँ पर 1-2 महीने साल में ऐसे जाएंगे जो बहुत प्रॉफिटेबल होंगे, लेकिन वो जो पीछे वाले जो मंथ है ना, वो इतना इरिटेट आपको कर देंगे कि आपको ट्रेडर बनने नहीं देंगे। तो स्ट्रेटेजी में दम होने के बावजूद आप मार्केट में पैसा नहीं बना पाते। तो स्ट्रेटेजी पहले आप फोकस करिए कि किस स्ट्रेटेजी पे काम करना है, फेथ करिए स्ट्रेटेजी पे, मैनुअली बैक टेस्ट करिए, वर्चुअली बैक टेस्ट करिए, और उसके बाद जब फेथ हो जाए पूरी तरीके से, फिर आपको उसको अप्लाई करना चाहिए बहुत थोड़ा पैसा लगा के, और ये सोच के कि जीरो हो सकता है। आप सिर्फ सीख रहे हो, आपको अभी आया नहीं है, और जब चीजें समझ में आ जाएगी तो ऑटोमेटिक संभालना आप सीख जाओगे। दोस्तों ट्रेडिंग ने एक बहुत डिसिप्लिन वाली चीज है। यहाँ पर जो आर्मी वाला डिसिप्लिन होता है ना कि भाई 4 बजे उठना है तो उठना ही है, यहाँ भी दोस्तों वही काम होता है। यहाँ पर स्टॉप लॉस है, लगाना है तो लगाना ही है, यहाँ पर एग्जिट करना है तो करना ही है, यहाँ प्रॉफिट आ गया, अगर आपकी स्ट्रेटेजी कहती है बुक करना है तो करना है, आप मिस आउट नहीं कर सकते, आपको ओवर ट्रेड बिल्कुल नहीं करना है। तो अगर आप डिसिप्लिन हो जाओगे, अगर आप अपने कॉलेज में, स्कूल में अगर बहुत डिसिप्लिन रहे हो, तो यहाँ इस जर्नी पे पहुंचना आसान हो जाएगा।
अगर आप डिसिप्लिन में नहीं रहे हो तो डिसिप्लिन में लेकर के आओ अपने आप को मार्केट में, तभी पैसा बनेगा। काफी लोग कहते हैं ना जी बैक टेस्टिंग में तो पैसा बनता है, रियली में नहीं बनता। तो बैक टेस्टिंग के अंदर डिसिप्लिन था, रियलिटी में नहीं था। बस सिंपल सी बात ही है। अगर रियलिटी में डिसिप्लिन होता तो उसमें भी बन जाता। तो यही दोस्तों चीज है कि चार्ट्स पे सब काम करता है, रियलिटी में कुछ काम नहीं करता, क्योंकि चार्ट्स में डिसिप्लिन से आपको बताया जाता है, रियलिटी में आप उतने डिसिप्लिन रहते नहीं हो। तो यही दोस्तों चीजें हैं जो चीजों को समझना और माइंडसेट को, साइकोलॉजी को समझना जरूरी है। बाकी यही था आज की वीडियो में। जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।